मैं दावा करता हूं प्रीलिम्स फेल ही नहीं हो सकता है। प्रीलिम्स फेल वो विद्यार्थी हो रहे जो बहुत मेहनती है। कहेंगे यूपीएससी के विद्यार्थी अगर मेंस की तैयारी करना चाहते तो उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वह दिन को रात साबित करने की ताकत। दो तरीके होते प्रश्नों को हल करने के। इसे एक तरीके को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। तो गाइज नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल इन्फो वाला पे। तो सर मधुकर सर से एक बार फिर से हम वेट कर रहे हैं। सर ने बोला था कि 2023 के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आएंगे, तो सर आ चुके हैं हमारे साथ। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक बार इन्फो वाले आए थे हमारे पास, तो हमने कहा था कि विद्यार्थियों तक जितना हो सके आपके द्वारा जो मदद पहुंचाई जा सकते वो तो करेंगे ही, पर इस चैनल के माध्यम से आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी वाली बातचीत विद्यार्थियों की डिमांड होती है तो हम जरूर कराएंगे। तो सबसे पहले तो इस चैनल को अब आप लोग लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्टली लोगों का बहुत तैयारी होती है, उसके बाद भी प्री नहीं निकलता है। प्री की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, प्री में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा जो खेल है वो है मेमोरी का। मतलब मैं कहूंगा कि कोई स्टूडेंट मुझसे कहे कि मैंने लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ी, या फिर मुझे कोई कहे कि मैंने स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़ी है। देखो, पढ़ाई करना, पढ़ना, रीडिंग करना एक अलग पहलू है, और चीजों को मेमोराइज करना, उसे याद करना एक अलग पहलू है। उसका कारण यह है कि 2 ही घंटे आपके पास हैं जीएस के पेपर में। आपने साल भर कितना पढ़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उस 2 घंटे में आप प्रश्न के 4 विकल्प में से सही विकल्प पहचान पाए कि नहीं। सही विकल्प वो पहचानेगा जिसने प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में वो चीजें रखी होगी। दिमाग में उसके चीजें रहेगी जिसने रिवीजन बार बार किया होगा। तो पीटी निकालने की सबसे बढ़िया रणनीति है कि फैलो मत ज्यादा। फैलो मतलब ये बातें ना करो कि मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी कर लिया, ऐसा कर लिया। नहीं, वो मत बताओ। मुझे वो बताओ कि तुम कितना याद कर पाए, तुमने कितना याद किया है। जितनी चीजें आपको याद है वही तुम्हारा प्रीलिम्स का रिजल्ट है। अगर आप लोगों ने बार बार रिवीजन नहीं किया और बहुत चीजें पढ़ ली है तो प्रीलिम्स कभी निकलेगा नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर मैं डिस्क्राइब कर बढ़िया कर सकता हूं, मैं आंसर राइटिंग बढ़िया कर सकता हूं, लेकिन जरूरी पहली परीक्षा के लिए आपकी मेमोरी है, और वो मेमोरी तब बेहतर होती है जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं। तो यदि प्रीलिम्स निकालना है तो अभी से, जैसे घोड़े के आंखों के ऊपर एक पट्टी रखी जाती है ताकि वो सीधा देखे, तो पहला पड़ाव घोड़े का है, जहां आपको इधर उधर नहीं देखना है, भटकना नहीं है। एक विषय को लीजिए, उस पर एक टीचर को पकड़िए, उस पर एक किताब पढ़िए, और उन दोनों लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज कीजिए, और फिर उसी पर उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए। मैं दावा करता हूं प्रीलिम्स फेल ही नहीं हो सकता है। प्रीलिम्स फेल वो विद्यार्थी हो रहे जो बहुत मेहनती है। वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, वह डीडी बसु भी पढ़ रहे हैं, फिर उनको किसी ने कह दिया एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, वो एनसीईआरटी पढ़ रहे, फिर किसी मास्टर ने पढ़ा वो भी पढ़ रहे, फिर उनको किसी ने कहा कि एक और अगर इग्नू के नोट्स पढ़ ले तो मजा आ जाएगा, फिर वो नोट्स भी पढ़ रहे। और तकलीफ ये हो रही कि इतनी मेहनत करके भी पहला परीक्षा नहीं निकल रही है। तो थोड़ा सा, मैं जितने विद्यार्थियों के अभी फिलहाल मैंने इंटरव्यू लिए हैं, खास करके अभी इंटरव्यू का दौर चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उन विद्यार्थियों में देखा कि वो चीजें ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जो जानते वो सॉलिड है, उन्हें पता है कि वो क्या है। तो प्रीलिम्स यदि निकालना है 22 का भी या 23 का भी, या कोई भी प्रीलिम्स निकालना है, यह समेटने वाला एग्जाम है। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। सर इसमें एक एलिमिनेशन मेथड काफ़ी मैटर करता है प्री में। अगर आप डिस्क्राइब बहुत अच्छा कर पाते वो तो मेंस में आपका देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है, देखिए, वैसे ये तो बहुत बात का चरण है, पहले तैयारी के चरण के बाद मान लीजिए हम पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ। तो 2 तरीके होते हैं प्रश्नों को हल करने के। इसे एक तरीके को कहते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसे कहते हैं निगमनात्मक विधि। हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन अलग हो, बट इंडक्टिव मेथड, जहां मुझे 4 ऑप्शन मिले ABCD और मैंने कहा B आंसर है।
मुझे नहीं पता ए सी डी में क्या लिखा है, पर मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई इसका उत्तर तो बी आएगा। जैसे हमसे कोई कहे कि भाई स्वदेशी आंदोलन किस मुद्दे पर हुआ था और 4 ऑप्शन दिए जाए और उसमें एक ऑप्शन दिया गया हो बंगाल का विभाजन, तो हर कोई जानता है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विषय पर था। तो ये पहला तरीका है जहां हम कहते भाई सीधा उत्तर आ गया। यूपीएससी में ये तरीका थोड़ा कम यूज करिए। उसका कारण क्या है कि कई बार यूपीएससी प्रश्न सिंपल बनाती है लेकिन उसके विकल्प में बहुत नजदीकियां होती है। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन होता है कि दूसरा मेथड होता है डिडक्टिव मेथड, जिसे आगमनात्मक विधि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 3 ऑप्शनों को गलत साबित करते हैं। हम गलत साबित करते हैं कि पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा जी। और फिर हम कहेंगे कि देखो भाई अगर पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर सी होगा। इस मेथड की खासियत यह है कि इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगी। यहां मैं छोटी सी कुछ बातें बता सकता हूं कि हम एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई भी प्रश्न आ गया, ज्योग्राफी का कोई प्रश्न आ गया किसी नदी के आधार पर जी। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते समय देखेंगे कि इसमें कोई बात गलत कही गई है कि सही कही गई है। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 थे। अब ऑप्शनों में सारे कथन कैसे दिए थे विकल्प के रूप में? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। तो फिर ऐसे सवालों में हम क्या करते कि किसी एक कथन की गारंटी लेते कि क्या वो सही होगा कि वो गलत होगा, गारंटेड, जिसमें हम कह सकते भाई मुझे चारों नहीं पता लेकिन मैंने कहा तीसरा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, जिन जिन में तीसरा दिया है पहले वो ऑप्शन हटा देते हैं, एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब उन दोनों ऑप्शन में एक में लिखा है 1 2 और एक में लिखा है 1 2 4। तो ये तो तय हो गया कि 1 और 2 तो है। अब लड़ाई केवल बची है चौथे ऑप्शन की। तो विद्यार्थी अब केवल उस चौथे ऑप्शन की सत्यता का परीक्षण करें। अगर चौथा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन आपका 1 2 4 है, अगर चौथा ऑप्शन आपका गलत है तो 1 2 आंसर हो गया। इसलिए पहले किसी एक कथन की गारंटी लीजिए कि वो सही होगा कि गलत। मेंस के बारे में सर, मेंस की स्ट्रेटजी से कितनी चेंज है प्री से? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्री और मेंस ये यूपीएससी के केवल लेवल है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें 19-20 का फर्क है। जैसे मैंने कहा कि भाई पहली एग्जाम मेमोरी की है जी। दूसरी एग्जाम मेमोरी के साथ साथ एनालिसिस की है, विश्लेषण की है। जैसे मैं कहूंगा कि मेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है विषय से ज्यादा सिलेबस पढ़ना। मैंने देखा है कि मेंस में उन विद्यार्थियों के नंबर कम आते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी है, जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बातचीत करते हैं सब्जेक्ट की तो उसमें क्या हो जाता है कि कई बार स्टूडेंट्स पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट यूपीएससी ने अपने जीएस पेपर 2 में बेसिक स्ट्रक्चर और उसके विकास के कालक्रम को बताया है। और स्टूडेंट्स किस बात में लगा हुआ है? स्टूडेंट 1773 का अधिनियम या फिर 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम पढ़ रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि यूपीएससी ने सिलेबस में कहा है कि हमारे संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन ऐतिहासिक वैसे नहीं कि 1773 में क्या हुआ, बल्कि ऐसे कि जैसे 1773 में एक प्रावधान था कि बंगाल का एक जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा। अब वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है 1833 में वह भारत का गवर्नर जनरल बना। 1858 में वो भारत का वाइसराय बना। 1947 में या 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो वही भारत का राष्ट्रपति बना। तो ये अब हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति का पद 1773 के अधिनियम से लाया गया। और विद्यार्थी ने क्या रट कर रखा हुआ है? 1773 के अधिनियम में ये प्रावधान थे। और यूपीएससी जानना चाहती है कि संविधान के कौन से प्रावधान हमने ब्रिटेन के उन कानूनों से लिए हैं संशोधित करते हुए, या आवश्यकता के अनुरूप इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेरा मेंस में थोड़ा दृष्टिकोण है विश्लेषणात्मक रहिए, पहला पॉइंट। चीजों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान से सुनिए। यहां मैं एक छोटी सी लाइन कहूंगा जो हिंदी सिनेमा में है, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे।
यूपीएससी के विद्यार्थी अगर मेंस की तैयारी करना चाहते तो उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वह दिन को रात साबित करने की ताकत रख सके। जो दिन को रात साबित कर सकता है वो यूपीएससी में पहली रैंक भी ला सकता है। क्या बात है सर, बहुत ही मोटिवेट आपने किया सर। थर्ड फैक्टर है सी सेट। साइंस साइड वाले भी इसमें फेल हो रहे हैं और जो वैसे भी आर्ट वाले हैं उनका तो बहुत दिक्कत हो ही रहा है, तो वो अटक रहा है सर सी सेट। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नए एस्पिरेंट की, बिगनर की? देखो, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सी सेट में क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन पेपर का लेवल निश्चित तौर पर कठिन है जी। इसके लिए पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए क्वालिफाइंग, ये शब्द बहुत खतरनाक है जी। वही फेल कर देता है, वही फेल करता। कारण है कि आपकी एक मेंटेलिटी होती है। देखो क्या होता है, सोच बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति अगर किसी को बहुत बड़ा मानता है तो वो फिर जिंदगी भर के लिए उसके लिए बड़ा बन जाता है। जिसे मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि जब तक वनडे क्रिकेट मैच में 200 रन नहीं बने तो कोई क्रिकेटर ये सोच नहीं पाता था कि वनडे मैच में, एक दिवसीय मैच में 200 रन बन सकते हैं। नामुमकिन सी घटना थी। पर जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने एक बार 200 रन बनाए, उसके बाद तो 200 से ऊपर भी एक एक खिलाड़ी ने 2-2 बार बना दिए और बहुत कम समय में। सोच बदल गई यहां लोगों की। तो क्वालिफाइंग की सोच को बदलना है हमें। उसे एक पेपर के रूप में, एक प्रॉपर विषय के रूप में, एक प्रॉपर तैयारी जैसे जीएस की होती वैसे उस पर भी ध्यान देना है। थोड़ा कम पढ़ना है। नए विद्यार्थियों को आदत डालनी है। भाई देखो, यूपीएससी निकालना है, हमें ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी ने ये क्यों पूछा, वो क्यों पूछा। हमें ये सोचना है कि अगर उसके लिए योग्यता का आधार ये है तो ये योग्यता मेरे अंदर होनी चाहिए और मैं लाऊंगा वो। इसलिए हम पहली सोच बदलेंगे। दूसरा, थोड़ा मैथ और रीजनिंग में, देखो 10वीं में मैथ्स वीक हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। 10वीं में शिक्षक है, 10वीं की मैच्योरिटी है, 10वीं की उम्र है। लेकिन आज हमारी उम्र अलग है, मैच्योरिटी अलग है, हम चीजों को समझते हैं। तो मैथ्स पढ़िए। कई विद्यार्थी कहते हैं मेरा मैथ्स बहुत वीक है। मैं उन्हें कहता हूं कि कुछ मत करो, 2 टॉपिक पर काम करते हैं। परसेंट शुरू करते हैं और परसेंट को 10 बार पढ़ते हैं। देखे क्यों नहीं आता मैथ्स, 10 बार याद हो जाएगा, रट जाएगा, और क्या हो सकता है। तो मैथ्स आ गया ना, रट भी गया तो भी आ गया, मुझे तो आना चाहिए ना। तो पहला मैथ्स में कुछ टॉपिक सेलेक्ट करिए और उसकी शुरुआत करिए। यूट्यूब पर मैंने कई वीडियोस में मैथ्स के कई टॉपिक कवर करा दिए। फिर रीजनिंग पर आई और रीजनिंग के एक एक टॉपिक को बढ़िया से, बढ़िया का मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि क्लॉक पढ़ा और अब उस पर 100-200 सवाल लगाने, नहीं। क्लॉक की थ्योरी बढ़िया से रेडी करो और उसमें फिर 15-20 क्वेश्चन लगा दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और कंसेप्ट या फार्मूले को याद कर लो। कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा भरोसा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, एक अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प मतलब जब कोई मदद ना करे तो कॉम्प्रिहेंशन मेरी मदद करेगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को ही पहला ढाल बना लेते, पहले ही हथियार बना लेते। वो ज्यादा नंबर, मतलब उन्हें लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन ही पहला ट्राई करेंगे। अब सोचो, ब्रह्मास्त्र ही चला दिया और वो फेल हो गया, अब बचा कौन सा हथियार है। इसलिए पहले हम अपने जो भी हल्के पुल्के हथियार है, भाई मैथ्स है मैं मैथ्स ट्राई करूंगा, रीजनिंग है रीजनिंग ट्राई करूंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन ट्राई करूंगा। जब ये विकल्प मेरे खत्म हो गए तो मेरे पास अल्टीमेट वीपन तो कॉम्प्रिहेंशन है, फिर तो मैं अंतिम रूप में चलाऊंगा ही। तो सीसेट के लिए 3 बातें। पहला, मेंटल चेंजेस, क्वालिफाइंग की जगह उसकी मेहनत पर ध्यान देना है। दूसरा, अपनी जो वीकनेस है रीजनिंग मैथ्स की उसको बेहतर करना है। तीसरा, कॉम्प्रिहेंशन को पहला विकल्प नहीं अंतिम विकल्प मानना है। सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा जी। कुछ बच्चे सक्षम है इसकी तैयारी करने, लेकिन वो फाइनेंशियली और थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं, गरीब जो बच्चे हैं, उनके लिए सर आप इस फील्ड में क्या योगदान दे सकते हैं? अगर वो आपसे अप्रोच करें तो उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं क्या? मैं 3 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। देखो, मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूँ तो सामाजिक जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। निश्चित ही समाज से ही पैसा कमा रहा हूँ मैं भी। तो सबसे पहला तो हम जो ऑफलाइन बैच ला रहे हैं, इस ऑफलाइन बैच में मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा ताकि फीस जिन लोगों के पास देने की ताकत नहीं लेकिन उनका दिमाग बहुत सक्षम है, तो मैं चाहता हूं कि उन विद्यार्थी स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से न केवल अपनी फीस कम कर ले, बल्कि स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी विद्यार्थी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, मतलब मैं कहूँगा कि 70%, 75% लाते हैं,
तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा मकसद है कि उन्हें मैं आर्थिक रूप से प्रति माह 2,000 रुपए की मदद भी करूंगा। ये पहला शुरुआत है। दूसरा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी अनअकैडमी का चैनल है। मैं प्रतिदिन 7:30 बजे, कभी 6 बजे लगातार विद्यार्थियों के लिए फ्री क्लास लेता ही हूँ। वो कारण अलग है कि कभी कभी सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पाते। कारण ये है कि 1 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे होते हैं, पर मैं फिर भी उपलब्ध पूरा कराता हूँ। और अभी 22 वालों के लिए लगातार मैराथन। तीसरा, मैं कहूँगा कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ने भी एक अच्छा विकल्प दिया है बच्चों को। ऑनलाइन यूट्यूब पर तो फ्री कंटेंट है, बट बच्चे को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और अनअकैडमी भी संडे के दिन 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट रखती है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट को देकर भी हम बहुत तरीके से अपनी फीस को कम कर सकते हैं। क्या है, लोगों को अब तैयार होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि यदि एक विद्यार्थी पूरा 100% फोकस्ड होकर अपना डेडिकेशन 100% दे दे, तो कायनात नहीं, पूरा यूनिवर्स उसके लिए अपनी ऊर्जाओं को संग्रहित करके उसकी सफलता के लिए सीढ़ियां बनाना शुरू कर देता है। जरूरत है आपका 100% तैयार होना। अधूरे मन से तो भीष्म पितामह महाभारत नहीं जीत पाए, तो हम कौन सी बड़ी चीज है। सर, आपकी स्कॉलरशिप जो अभी हो रही है, स्टार्ट हो रही है, कल से हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए कि कैसे अप्रोच कर सकता है और इसका क्या फॉर्मेट है। इसका 17 तारीख मतलब कल संडे के दिन टेस्ट है। इस टेस्ट में जीएस के 100 सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टेस्ट होगा, यूपीएससी से डाउन लेवल रहेगा। और मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है। 40% से कम नंबर वालों का कोई स्कॉलरशिप नहीं रहेगा, मतलब कोई रियायत नहीं रहेगी, फीस पूरी रहेगी। 40% से ज़्यादा वाले जो विद्यार्थी रहेंगे उनको मिनिमम 25% स्कॉलरशिप होगी। पर मान लो कोई स्टूडेंट 70% लाया तो 70% उसको पूरी फीस माफ रहेगी। कोई 90% लाया तो 90% फीस माफ रहेगी। कोई पूरा 100% लाया मान लो, तो वो हमारे लिए तो गॉड गिफ्टेड बच्चा है। ऐसे विद्यार्थी की मदद मैं नहीं, पूरा मुखर्जी नगर करेगा। तो उसके लिए काफ़ी मतलब हाँ, मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। कल टेस्ट है अब, तो कल देखते हैं। लगभग 200-250 बच्चों का उम्मीद है। सर, अगर 50% के ऊपर जिसका आता है उतना परसेंट उसको सीधा स्कॉलरशिप है। अच्छा, उसको उतना। हाँ, ओके सर। सर, एक और क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल और ये बुक लिस्ट सिलेक्शन जो होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स जब पहली बार स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार होती है। उसको जैसे ही पहली बार देखते हो तो ऐसा लगता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है कि भाई, जैसे हमने जब तैयारी की शुरुआत की थी तो हमने क्या किया था कि पहले 2 विषय उठाए, उन 2 विषय का मटेरियल चुना। धीमे धीमे मटेरियल खरीदते जाएंगे। ये कोई थोक के भाव वाली चीज तो है नहीं कि आज गए और स्टडी मटेरियल 12,000 रुपए का 3,000 में मिल रहा है, पूरा ले लो। तो वो तो प्राइस उतना ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो पहले तो विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट होता है कि वो पूरा एक साथ ना खरीदे। जैसे मान लीजिए हम शुरुआत कर रहे हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहले तो एक टीचर को पकड़ना है हमें। अब मटेरियल के रूप में बुक भी है और एनसीईआरटी भी है। बुक लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब अच्छी मानी जाती है। अगर किताब एनसीईआरटी लेनी है तो बिपिन चंद्रा साहब की पुरानी एनसीईआरटी आती है, क्लास 12th वाली, वो भी कर सकते हैं। तो पहले हिस्ट्री को चुन लीजिए। फिर जब आप दूसरा विषय उठाएंगे, मान लीजिए पॉलिटी उठा रहे हैं, तो आप पॉलिटी में भी वैसे ही टीचर को पहले पकड़ेंगे। फिर या तो आप लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बसु हो गया, रामकिशोर शर्मा हो गए, आर.के. शर्मा, कोई भी किताब ले सकते, कोई एक किताब चुन ली। एनसीईआरटी में कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है, लोकतंत्र की चुनौती, अच्छी किताब है। इन दोनों मटेरियल को उठा लीजिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मटेरियल अब जमा मत करिए, पहले इन दोनों को प्रॉपर तरीके से टाइम दीजिए। जब आपको लगे कि ये कवर हो गया है, अब आपको तीसरे विषय में इंट्रोड्यूस होना है, तो फिर तीसरा उठाइए। लिस्ट बनाकर कुछ नहीं होने वाला है। वो तो यूट्यूब पर मैंने 4 बार वीडियो, 10 बार वीडियो डाल दी है। बच्चे ने ये समझना चाहिए कि हमारा मकसद होना चाहिए एक एक चीज, एक एक लक्ष्य को तोड़ते हुए आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन सारा कुछ जान लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि इस समय मैं जो इंटरव्यू विद्यार्थियों के ले रहा हूँ, अधिकतर विद्यार्थियों से मैंने जब पूछा कि भाई आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट में अगर निकाला है तो आपने क्या किया, तो बोले सर हमने बस एक ही काम किया है,
लिमिटेड पढ़ा, बार बार पढ़ा और सिलेक्शन देखा है। कारण ये है कि प्रीलिम्स में भी कट ऑफ आप देखेंगे 55% है, मेंस का कट ऑफ 45% का है। तो जब जरूरत ही उतने परसेंट की है तो भाई तैयारी में आप फेल क्यों रहे। मैं ये मान के चलता हूँ कोई एक किताब, कोई एक मास्टर विषय में 100% नहीं बताता, 80% तो बताता है। 80% तो ताकत से लगा लो, उसमें से ही अगर तुमने 50 और 55% निकाल दिए तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ज्यादा फैलना नहीं है। यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत सरल है, बशर्ते एक नियम याद रखना है, हमें ज्यादा भटकना नहीं है, सीमित दायरे में सीमित तैयारी करनी है, प्रॉपर तैयारी करनी है, सॉलिड स्टडी करनी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी शुरुआत कर रहे हैं वो उसका स्ट्रेस ना ले, अभी तो वो प्रीलिम्स पर फोकस करे, प्रीलिम्स पर ध्यान दे, थोड़ा आंसर राइटिंग पर ध्यान दे, सिलेबस पर गौर करे। ये डेफ और इंटरव्यू सब बात की चीजें हैं। कई सारे स्टूडेंट मैंने देखा है पहली दिन सर इंटरव्यू में कैसा सवाल आता है, क्या करोगे जान के, पहले पीटी निकालना है फिर मेंस निकालना है। क्या कि यूपीएससी का लेवल जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका दृष्टिकोण भी बदलता जाता है, विकसित होता जाता है। तो वो चीजें अपने आप आपको बहुत ईजी लगेगी, कोई कठिन नहीं लगती है। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे, आपके चैनल पर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कोई मॉक भी नहीं दिया, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मॉक भी वगैरह दिए। तो वो तैयारी का सिलेक्शन है ना भाई। यूपीएससी का मेंस निकल गया, अब तो ऐसा फील हो रहा है बस एक दरवाजा खुलना बाकी है और फिर सीधा पद मिलने वाला है। तो इसलिए कहते हैं ना कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, तो उसका कोई स्ट्रेस मत लीजिए। अभी से इंटरव्यू के बारे में सोचना बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपने देखना है। अभी आप प्रीलिम्स को देखिए, मेंस को देखिए, कुछ नहीं रखा हुआ है इंटरव्यू वाले पहलू में, पहले पीटी और मेंस पर काम करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए। और आई होप गाइस आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आपके मन में जैसा क्वेश्चन था वैसे मैंने ट्राई किया सर से पूछने का, आपको पसंद आया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।